जफराबाद क्रॉस गुलबर्गा के एनके अस्पताल का कल्याण कर्नाटक इलाके के सबसे बड़े मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुमार होता है। एनके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर आरिफ रज़ा अहमद ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के नुमाइंदों की एक मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंस को अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ मुखातिब करते हुए एनके अस्पताल की खुसूसियात और तिब्बी सहूलियात के बारे में तफसील से बताया और कहा कि एनके अस्पताल में आलमी मेयार की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं। उन्होंने एनके अस्पताल के डॉक्टर्स की गैर मामूली तिब्बी काबिलियत के बारे में रोशनी डालते हुए उनका तारुफ भी करवाया। डॉक्टर आरिफ रज़ा अहमद ने एनके अस्पताल की एक मुनफरिद खुसूसियत बयान करते हुए कहा कि एनके अस्पताल गुलबर्गा शुमाली कर्नाटक का वाहिद अस्पताल है जहां CRRT मशीन है जो गुर्दों की शदीद खराबी और मल्टी आर्गन फेलियर के मरीजों की ज़िंदगी बचाने का काम करती है। डॉक्टर आरिफ रज़ा अहमद ने बताया कि एनके अस्पताल की जानिब से अस्पताल में ही 21 जुलाई को मेगा फ्री हेल्थ कैंप भी मुनक्किद किया जा रहा है। फ्री मेगा हेल्थ कैंप और एनके अस्पताल जफराबाद क्रॉस गुलबर्गा की खुसूसियात के बारे में अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर आरिफ रज़ा अहमद ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ रज़ा है और मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ और मैं एडवांस लैप्रोस्कोपी, लीवर के और पैंक्रियास के और GI ऑन्कोलॉजी यानी पेट के कैंसर के ऑपरेशंस करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे साथ अभी यहाँ पे इन हाउस यानी यहीं पे इन हाउस मतलब 9 to 5 OPD आवर्स, नाइट में भी कुछ इमरजेंसी रही तो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर तायफ हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर जीशान अली मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैदर रहमान हैं जो क्रिटिकल केयर फिजिशियन हैं, और डॉक्टर वीरेश गोदी हैं जो जनरल फिजिशियन हैं अलॉन्ग विद डायबिटोलॉजिस्ट, और आर्थोपीडिशियन हैं डॉक्टर महालिंगम। तो हम पिछले 1.5-2 महीने से OPDs एंड OTs कर रहे हैं और हमको सपोर्ट के लिए एक ED टीम है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसको हम कैजुअलिटी बोलते हैं ना, अभी उसका वर्ड चेंज हुआ, ED बोलते हैं। ED का ये होता है कि सिस्टम, आप फॉर एग्जांपल उसको मैनेज करने वाला एक स्पेसिफिक डॉक्टर होता है, इमरजेंसी मेडिसिन वाला। तो उन क्या करता, किसी की जरूरत नहीं रहती उसको, मतलब एक ट्रॉमा हुआ तो मल्टीपल सिस्टम अफेक्ट होके रहते हैं, यानी पेट को वहां लगता, छाती को लगता, ब्रेन को लगता, हड्डी टूट के रहती, तो मल्टीपल डॉक्टर्स तो आ नहीं सकते। तो डॉक्टर क्या करता, एक 15-20 मिनट, एक आधे घंटे में पूरा स्टेबलाइज कर लेता और इन्वेस्टिगेट कर लेता, डायग्नोस कर लेता, फिर डॉक्टर्स को बुलाता। तो नो नीड टू कम एनी डॉक्टर्स कैन कम आफ्टर, वो तो ट्रीटिंग सर्जन या ट्रीटिंग फिजिशियन एक आधे एक घंटे के बाद भी आ सकता। तो वो गोल्डन टाइम जो है, तो गोल्डन आवर है, वो अचीव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ED का, वो हम यहाँ पे किए। और अगर के पेशेंट को ऑपरेशन लगा तो तुरंत OT कर सकते हैं हम, या नहीं तो ICU में शिफ्ट कर सकते हैं। ICU को हम क्रिटिकल केयर वाले रखे हैं। क्रिटिकल केयर मतलब अब प्लेन अनस्थीसिया या प्लेन मेडिसिन वाले नहीं, उसके ऊपर DM DNP जो करते हैं सुपर स्पेशलिस्ट क्रिटिकल केयर, जो 3 साल स्पेंड करते हैं, जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, वो टीम रखे हैं, जिसको हेड डॉक्टर हैदर रहमान कर रहे हैं, वो आप बताएंगे। अगर के OT लगता है तो हमारे पास 4 मॉड्यूलर OT हैं और हाई एंड हैं, पूरे इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड, और पूरे सिस्टम का न्यूरो सर्जरीज, कार्डियो सर्जरीज, गैस्ट्रो, यूरोलॉजी, किडनी के सर्जरीज पूरे हम कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब स्कीम्स के लिए पूरे अप्लाई किए हैं और हर एक स्कीम इंशाल्लाह पिछले आने वाले 15-20 दिन में हो जाएगा। पूरे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ABR के स्कीम्स हैं, और पूरे जितने भी हमारे ये हैं इंश्योरेंस हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस, वो सभी को हमने एम्पैनल किया है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में एक मेगा हेल्थ कैंप का हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे सारे इन हाउस कंसल्टेंट पूरे सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो फ्री कंसल्टेशन करेंगे सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक।
फ्री कंसल्टेशन के बाद जो भी मेडिसिन लिखा जाएगा हम वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो मैं आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपील करता हूँ कि वो आएँ, अपना फ़ायदा उठाएं और अपना हेल्थ चेकअप करवाएं। इंशाल्लाह वो भी करेंगे एज मच एज पॉसिबल में, और मेडिसिन तो पूरा फ्री देंगे। सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक करेंगे। गुलबर्गा और अतराफ के रीजन में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इन हाउस कंसल्टेंट, यानी कंसल्टेंट बैठे हुए हैं पेशेंट्स के लिए। यूजुअली पेशेंट बैठ के रहते, कंसल्टेंट आते रहता, यहाँ पे वैसा नहीं। कंसल्टेंट ऑलरेडी पूरे सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट 9 to 5 प्रॉपर ओपीडी रहेगा। उसके बाद इमरजेंसी जब भी रहेगी, जब भी आएंगे, ये एक। और उनको कवर करने के लिए ईडी टीम सेपरेट है और क्रिटिकल केयर आईसीयू की टीम सेपरेट है। इधर का उधर कोई जाएगा नहीं, जो अपने अपने इसमें रह के आराम से इलाज करेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद स्पेसिफिक जितने भी डिपार्टमेंट हैं, गैस्ट्रो है, यूरो है, उसके लिए जितने भी मशीनरी और इक्विपमेंट चाहिए वो सब अवेलेबल है। वो रेस्पेक्टिव वाले बोलेंगे। जैसे मेरा है गैस्ट्रो, एडवांस लैप्रोस्कोपी है मेरे पास, उसको बर्न करने के लिए टिश्यू है, इंटेस्टाइन लीवर काटने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे पास, एनर्जी सोर्सेस हैं जो कहीं पे भी यहाँ के अतराफ में नहीं है। मैं भी कर चुका हूँ बाहर ऑपरेशंस। तो 200 बेडेड इसलिए है कि मल्टीपल डॉक्टर्स हैं, कल के रोज अगर कि उनकी ओपीडी भी बढ़ गए तो हम अकोमोडेट कर सकें। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, मतलब किडनी रिलेटेड स्पेशलिस्ट। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई MS MBBS हुबली से हुई, किम्स से। उसके बाद में बेल्लारी में था, और पिछले 13 साल से हैदराबाद के नामचीन हॉस्पिटल AINU, जो इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 3 में यूरोलॉजी सर्विसेज के लिए है, और पिछले 7 साल से इंडिया का नंबर 1 यूरोलॉजी रिलेटेड हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे मैं 13 साल से पिछले सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के जैसे था। अभी मैं यहाँ पे रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ। हमारा एक ही मेन मुद्दा ये है कि जो हाई एंड सर्जरीज हैं किडनी के रिलेटेड, वो सब यहाँ पे गुलबर्गा के आवाम के लिए अवेलेबल कराया जाए। अभी भी आज के तारीख में कई सारे लोग रोज सुबह उठ के गुलबर्गा से शोलापुर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में, इसी आस में कि बेहतर इलाज वहाँ पे उनको मालूम मिल सके। लेकिन इस जमाने में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं पे जाके उसको रोक आना चाहिए कि क्या वजह है कि आज के ज़माने में, आज के तारीख में गुलबर्गा में हम लोग वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो इसमें 2 लिमिटेशंस थे। एक, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज, दूसरा एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स की शॉर्टेज। तो ये दोनों को यहाँ पे एनके हॉस्पिटल में एड्रेस किया जा रहा है। इक्विपमेंट वाइज हाई एंड इक्विपमेंट अवेलेबल किया गया है, एंड जैसे अभी सर बता रहे थे कि बेस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स को टीम के जैसे फॉर्मुलेट किया जा रहा है। मेरे इस स्पेशलिटी में स्पेसिफिकली किडनी रिलेटेड फोकस रहेगा। हाई एंड लेजर्स अवेलेबल हैं ताकि हम लोग खास करके किडनी स्टोन्स का जो प्रॉब्लम गुलबर्गा और अतराफ के एरिया में ज़्यादा है, तो एडवांस लेजर प्रोसीजर्स किडनी स्टोन्स के लिए आसानी से कर पाएंगे। प्रोस्टेट के लिए लेजर प्रोस्टेट सर्जरीज आसानी से हो सकता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन रेट कम से कम रहेगा और रिकवरी और बेनिफिट्स बेहतर रहेंगी। किडनी ट्यूमर्स हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, यूरिन ब्लैडर ट्यूमर्स हो गया, इन चीज़ों की एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड लेजर प्रोसीजर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यूरोलॉजी में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किडनी ट्रांसप्लांट का है। डायलिसिस के ऊपर जितने पेशेंट्स अभी हैं वो नंबर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि रीनल फेलियर, किडनी फेलियर के नंबर काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। क्यों? लाइफस्टाइल रिलेटेड, अडल्ट्रेशन इश्यूज, पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज कंसर्निंग है। तो 10 साल पहले जितने पेशेंट्स डायलिसिस पे थे उसके कम से कम 10 गुना बढ़ गए हैं। तो जितने पेशेंटों को डायलिसिस है उनके लिए डेफिनेटिव थेरेपी किडनी ट्रांसप्लांट रहेगा। तो हमारा एक मेन फोकस किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर ही है, तो ताकि मैक्सिमम लोगों को किडनी फेलियर के डायलिसिस से छुटकारा मिले और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिल सके। तो हमारा एक मेन एम किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी स्टार्ट करना यहाँ पे है, जिसके लिए प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। जैसे सर बता रहे थे कि सारे स्कीम्स एम्पैनल हो रहे हैं, तो एक बार स्कीम हो गए तो गरीब पेशेंटों के लिए ऑटोमेटिकली उसमें सिस्टम में एनरोल्ड है। उसके अलावा ऑन एन एवरेज जैसे भी कोई भी एवरेज हॉस्पिटल के ओपीडी चार्जेस हैं उसी लेवल पे है, चार्जेस बढ़ाया नहीं गया है। जैसे यहाँ पे मेन इंटेंट सर्विस का मोटो है, तो इसीलिए सर्विस चार्जेस काफी मिनिमल है। To conduct a free health camp for women
ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. HPV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಅದು ಡೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ 0 to 6 ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. बसवेश्वर हॉस्पिटल में मेरा MD जनरल मेडिसिन हुआ था. उसके बाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड स्टडी मेरी उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद में हुई है. उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद में जो है वो बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल है और वहाँ पे पेशेंट्स की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. कल्याण कर्नाटका रीजन का फर्स्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल था. उसके बाद में इन रिसेंट ईयर्स सारे दूसरे हॉस्पिटल्स आए हैं. तो वहाँ की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ में मानी जाती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे हुई और पिछले 6 साल से मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा था. टोटल ओवरऑल मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस 13 ईयर्स है और स्पेसिफिकली इन उस्मानिया हॉस्पिटल आई वॉज देयर सिंस 6 ईयर्स. और हमारे पास ऐसा क्या है, हमारे गुलबर्गा के NK हॉस्पिटल में जो दूसरे हॉस्पिटल्स में राइट नाउ डेफिशिएंसीज हैं, हम क्या नया लेके आए हैं मैं ये बताना चाहता हूँ. गुलबर्गा में आज भी कोई भी हॉस्पिटल में आर्गन प्लाज्मा नहीं है, जो कॉमन टर्म्स में लेजर बोलते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड, तो अभी भी नहीं है कहीं भी अवेलेबल. तो हमारा ये फर्स्ट हॉस्पिटल है जो ये लेजर की सर्विसेज लेके आया है, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज में यूज होती है. कोई पेशेंट है जिनको स्टमक के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है या अतड़ी के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था कि ऑपरेशन करो और ऑपरेशन करके वो ब्लीडिंग को बंद करना पड़ता था. जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ऑपरेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं. तो आज हमारे पास लेजर्स अवेलेबल है, APC अवेलेबल है, जिससे एक सिंपल एंडोस्कोप के थ्रू हम लेजर के थ्रू वो ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं. सेकेंड चीज़, लीवर में अगर कुछ ब्लॉक आ रहा है, पित्ते की नाली के अंदर में कुछ ब्लॉक आ रहा है, नीचे अगर है ब्लॉक, तो इजी होता है कि स्टेंट्स वगैरह डाल सकते हैं, जो पहले यहाँ पे होता है. ब्लॉक्स होते थे तो सारे पेशेंट्स हैदराबाद को रेफर किए जाते थे या शोलापुर को जाते थे. तो क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं हैदराबाद में, हम लोगों को यहाँ की डेफिशिएंसीज पता है कि जो भी यहाँ पे किसी भी रीजन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या फिर उसकी एक्सपर्टीज ना होने की वजह से, सेम पेशेंट्स हमारे गुलबर्गा के वहाँ पे हमारे पास हैदराबाद में आकर सेम चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट लेते थे. तो अभी वो डेफिशिएंसी भी हमने क्रॉस कर दी है. तो अभी हमारे पास ऊपर के जो ब्लॉक्स हैं उसके लिए भी हमने स्टेंट्स डाले हैं. पैंक्रियास के अंदर पहले स्टेंटिंग गुलबर्गा में नहीं होती थी. पास 2 महीने में हमने 9 पेशेंट्स के अंदर में पैंक्रियास के अंदर भी स्टेंट डाला है. तो ये सारी चीज़ें नहीं है. इसमें से एक्सक्लूसिवली क्रिटिकल केयर मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है. मैंने अब से पहले डिफरेंट कॉर्पोरेट्स जो मशहूर इंडिया के कॉर्पोरेट्स हैं, लाइक मेदांता हॉस्पिटल, लाइक फोर्टिस हॉस्पिटल, इसमें काम किया है. और लास्टली अभी मैं फैकल्टी था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैं यहाँ पे शिफ्ट किया हूँ. क्रिटिकल केयर ऐसी ब्रांच है कि इसमें हमें वो पेशेंट्स डील करने पड़ते हैं जो कि हर स्पेशलिटी से ताल्लुक़ रख सकते हैं. वो मेडिसिन के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो सर्जरी के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो ट्रॉमा के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो पॉइजनिंग के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो स्नेक बाइट के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, है ना. पेशेंट्स को मेनिंजाइटिस है, निमोनिया है, मतलब एनीथिंग, एनी डिजीज़ जो इतना एग्जेजरेट कर जाए, इतना बढ़ जाए कि उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाए, पेशेंट का BP गिरने लगे, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो उसके लिए हमारे पास सारा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट टीम भी अवेलेबल है. क्रिटिकल केयर में मेन थिंग इज डेडिकेशन एंड 24 आवर अवेलेबिलिटी उसमें चाहिए होती है. क्रिटिकल केयर में ट्रेंड डॉक्टर की, तो मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ. लेकिन हमारे पास 24 आवर्स एक क्रिटिकल केयर की टीम है जो 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड दे आर वेल ट्रेन्ड इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन. तो हमारे पास वो सर्विस, तो जो आप इमरजेंसी की भी जो बात पूछ रहे थे कि 24 आवर्स, तो जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो इनिशियल उसका स्टेबलाइजेशन के लिए इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है. बाकी सब्सिक्वेंट चीज़ें यू कैन टेक अप हाफ एन आवर, एक घंटे का टाइम ले सकते हैं. तो स्टेबलाइज करने के लिए पेशेंट को हमारे पास पूरी यहाँ पे सहूलतें मौजूद रहेंगी, 24 आवर्स मौजूद रहेंगी, वो हम देखेंगे.
और जितने भी हमारे जैसे सर ने बोला CRRT मशीन है और एडवांस्ड कार्डियक मॉनिटरिंग है और इस तरह की जितनी भी हमारी एडवांस चीज़ें क्रिटिकल केयर में होती है वो सब हमारे पास मौजूद रहेंगी, जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे यहाँ के लोगों को। और इसके साथ और भी एडवांस कुछ चीज़ें हैं जो हम लाना चाह रहे हैं, तो वो टाइम के साथ फिर डिस्क्लोज की जाएंगी इन द नियर फ्यूचर। पेशेंट अभी भी आते हैं तो देखो सब पेशेंट के साथ जो अटेंडर्स होते हैं उनका भी काफी भरोसा डॉक्टर्स के ऊपर है, तो उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? एक्चुअली देखिए, क्रिटिकल केयर के बारे में एक चीज जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई क्रिटिकल केयर ICU में जो पेशेंट जाता है बस वो एक एंड स्टेज पे जाता है। मैं बता रहा हूँ, एक क्रिटिकल केयर के बारे में या ICU के बारे में जो आम जो चीज दिमाग में है लोगों के, वो ये है कि ICU में वो पेशेंट जाता है जो बस एकदम एंड है, एकदम उसको वहां से बचना नहीं है। तो ऐसा नहीं है। उसमें क्रिटिकल क्या होता है कि किस टाइम पर जो है आप पेशेंट को लेके आ रहे हैं और फैमिली कितना जल्दी डिसीजन ले रही है। यूजुअली क्या होता है, डेथ्स ICU में ज्यादातर इसलिए होती है कि पेशेंट बच सकता था लेकिन फैमिली ने टाइम लगाया डिसीजन लेने में। जो काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए था वो 6 घंटे के बाद पेशेंट को लेके आए, तो डेफिनेटली मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्रिटिकल केयर में बेसिकली टाइम लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही टाइम पे पेशेंट को ला रहे हैं और वहाँ पे इन हाउस जैसे हम लोग मौजूद है वहाँ पे हैं, तो फिर मोर्टेलिटी कम हो जाती है, बचने के चांसेस मरीज के बढ़ जाते हैं। उसमें चाहे ट्रॉमा हो चाहे पॉइजनिंग हो, कुछ भी हो। ट्रॉमा में भी डिफरेंट टाइप का ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा में हड्डी टूटी भी खाली हो सकती है, सर में चोट भी हो सकती है, ऑपरेटिव हो सकती है, नॉन ऑपरेटिव हो सकती है, छाती में चोट हो सकती है। ठीक है, पेट के अंदर आंख फटी हो सकती है, लीवर फटा हो सकता है। तो वो चीज़ सब हमारे पास एड्रेस होंगी यहाँ पे।